नमस्कार। तो चलिए आज भारत के उस दौर में चलते हैं जब कोई एक बड़ा सम्राट नहीं था, बल्कि सीमाओं पर कई शक्तिशाली राजवंश अपना इतिहास खुद लिख रहे थे। आइए जानते हैं बंगाल, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के उन साम्राज्यों की कहानी जिन्होंने भारत को एक नया आकार दिया। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ताकतें थी जब दिल्ली में कोई एक बड़ा राजा नहीं था, तो भारत की सीमाओं पर कौन से राजवंश थे जो उस दौर की राजनीति और संस्कृति को अपनी तरीके से गढ़ रहे थे। चलिए इसी का पता लगाते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है पूरब से, बंगाल से। देखिए, उस समय ये इलाका सिर्फ एक प्रांत नहीं था, बल्कि ये शक्तिशाली राजवंशों का एक बड़ा सेंटर था जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश की। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसके जो संस्थापक थे गोपाल, उन्हें किसी लड़ाई में जीत नहीं मिली थी, बल्कि वहां के सरदारों ने उन्हें चुना था ताकि जो अफरा तफरी मची हुई थी वो खत्म हो सके। ये वंश बौद्ध धर्म को मानता था और इन्होंने ओदंतपुरी में एक मठ भी बनवाया था। पाल वंश में वैसे तो कई राजा हुए, लेकिन एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है, धर्मपाल। तो ऐसा क्या था धर्मपाल में कि उन्हें इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है? इसका जवाब छिपा है उनके जबरदस्त कामों में। देखिए, धर्मपाल की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी, वो शिक्षा के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो उस जमाने में नालंदा को सीधी टक्कर देती थी। साथ ही उन्होंने कन्नौज पर कब्जे के लिए उस दौर के सबसे बड़े संघर्ष, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, में हिस्सा लेकर अपनी ताकत का भी लोहा मनवाया। और ये सारी जानकारी हमें उस दौर के ऐतिहासिक दस्तावेजों से मिलती हैं जो इन राजवंशों के उठने की कहानी बताते हैं। हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है वो इन्हीं स्रोतों पर आधारित है। चलिए अब बंगाल में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पालों के बाद सत्ता किसके हाथ में आई। अब हम बात करेंगे सेन वंश की, जिसने बंगाल में एक नए कल्चर और एक नए धार्मिक दौर की शुरुआत की। सेन वंश की कहानी शुरू तो सामंत सेन से होती है, लेकिन इसके पहले आजाद और शक्तिशाली शासक थे विजय सेन। इस वंश की जो असली साहित्यिक चमक है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में देखने को मिलती है। और हाँ, इतिहास में उन्हें बंगाल का आखिरी हिंदू राजवंश भी माना जाता है। अब देखिए, पाल और सेन वंश में एक बहुत बड़ा फर्क था उनके धर्म का। जहां पाल बौद्ध धर्म को मानते थे, वहीं सेन कट्टर शैव थे। तो ये सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था, बल्कि ये बंगाल में एक बहुत बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव का संकेत था, जो उनकी अलग अलग राजधानियों से भी साफ झलकता है। सेन वंश की साहित्यिक विरासत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद लिखने वाले जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई जैसे बड़े बड़े कवि रहते थे। ये दिखाता है कि कला और साहित्य को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। अच्छा, अब अपनी यात्रा को पूरब से सीधा उत्तर की ओर ले चलते हैं, कश्मीर की तरफ। ऐतिहासिक रूप से ये एक बहुत ही समृद्ध इलाका रहा है और यहाँ की कहानी भी राजवंशों के उतार चढ़ाव से भरी हुई है। कश्मीर में सत्ता का खेल इन तीन खास राजवंशों के बीच चला। सबसे पहले आए कारकोट, फिर आए उत्पल और आखिर में लोहार वंश ने यहाँ राज किया। ये क्रम हमें कश्मीर के मध्यकालीन इतिहास की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है। कश्मीर के इन राजवंशों ने कुछ कमाल के शासक दिए, जैसे कारकोट वंश के ललितादित्य, जिन्होंने वो भव्य मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया। वहीं उत्पल वंश के अवंतीवर्मन ने सिंचाई के लिए ऐसी शानदार नहरें बनवाई कि इंजीनियरिंग का कमाल था वो। और हम रानी दिद्धा जैसी शक्तिशाली महिला शासक या हर्ष जैसे विद्वान लेकिन क्रूर राजा को कैसे भूल सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमें कश्मीर के बारे में इतनी गहराई से सब कुछ पता कैसे चलता है? तो इसका सारा क्रेडिट जाता है कल्हण की राजतरंगिणी को। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास लेखन का एक मील का पत्थर है, जो हमें इस पूरे इलाके के इतिहास की एकदम व्यवस्थित जानकारी देती है। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट की सरहद की तरफ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी नजर डालते हैं। ये हमें दिखाता है कि उस दौर में क्षेत्रीय राज्य कितने फैले हुए थे और कितने अलग अलग तरह के थे। हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव है कामरूप, यानी आज का असम। यहाँ 4वीं शताब्दी में ही पुष्यवर्मन ने वर्मन वंश की नींव रख दी थी। ये राजवंश हमें याद दिलाता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास सिर्फ गंगा के मैदानों तक ही सीमित नहीं था,
बल्कि देश के हर कोने में शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे हर राजवंश ने अपनी एक अलग, एक अनूठी विरासत छोड़ी। पालों ने बंगाल में बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो सेनों ने हिंदू साहित्य को, कश्मीर ने हमें इतिहास लेखन और इंजीनियरिंग की मिसालें दी, और वर्मन वंश ने नॉर्थ ईस्ट में एक मजबूत राज्य की नींव रखी। तो आखिर में ये सवाल उठता है, जब हम दिल्ली या कन्नौज के बड़े बड़े साम्राज्यों से हटकर इन सरहदी राजवंशों को देखते हैं, तो क्या भारत के इतिहास को लेकर हमारी समझ बदल नहीं जाती? ये हमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाता है जो कहीं ज्यादा रंग बिरंगा और बहुकेंद्रित था। इस पर जरूर सोचिएगा।